मुझे हमेशा पिताजी ने ही संस्कार दिए थे। पिताजी ने ही मुझे हमेशा सिखाया था कि बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, कभी भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। और यही मेरे पिताजी क्या था। पिताजी सबके दिलों पर राज करते थे। गांव के लोगों की कोई भी तकलीफ होती थी तो मेरे पिताजी झट से दूर कर दिया करते थे, चाहे उन्हें कितनी भी तकलीफ का सामना क्यों ना करना पड़े। और पिताजी हमेशा सबका मान सम्मान करते थे। औरतों के प्रति तो मेरे पिताजी इतने संस्कारी थे कि कभी भी किसी औरत को नजर उठाकर नहीं देखते थे, हमेशा अपनी बहन ही मानते थे। मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे माँ का प्यार किया था। उन्होंने मुझे हमेशा से सिखाया था कि बेटा, अपनी जिंदगी में चलकर इतनी तरक्की करना कि सब लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। और मैं भी अपने पिताजी के संस्कारों पर खरी उतरी थी। गांव में काफी भी आवारा लड़के होते थे जो मुझे छेड़खानी करते थे जब मैं घर से बाहर जाती थी, क्योंकि हमेशा से ही खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी कि मुझे देखकर हर कोई मोहित हो जाए। मेरी सुंदरता को देखकर कई आवारा लड़के मेरे ऊपर गंदे गंदे कमेंट करते थे और कहते थे कि काश तुम हमारी हो जाओ। लेकिन मैं उन लोगों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। विश्वास करूंगी कैसे, क्योंकि वह आवारा लड़के थे और मुझे उनके मुंह लगने में कोई शौक नहीं था। मैं जब यह बात पिताजी को बताती तो पिताजी कहते कि तुम इन लोगों की बातों पर गौर मत किया करो। हम लोगों ने काफी कोशिश कर ली, लेकिन यह इतने बदतमीज है कि इन लोगों को अपनी हरकतों से बाज आना ही नहीं है। ये वह कीचड़ है जो कभी सूख नहीं सकता। फिर ऐसे ही हमारे दिन निकल रहे थे। माँ और पिताजी दोनों का प्यार पिता से पाकर मैं काफी खुश थी। मेरे बाकी के भाई तो पिताजी की इतनी इज्जत नहीं किया करते थे, लेकिन मैं तो करती ही थी। पापा हमेशा कहते थे कि बेटों से ज्यादा बेटियां इसीलिए प्यारी होती हैं क्योंकि अपने बाप के लिए तो बेटियां ही फरिश्ता होती हैं। वह हमेशा अपने बाप का ख्याल रखते हैं। अपने पापा के साथ खाना खाना, उनके साथ रहना और उनके सारी आदतों को सीखना जैसे मेरी होगी बन गई थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। दरअसल मेरा नाम सोनू है, प्यार से मुझे मेरे गांव वाले छोटी सरदारनी कहकर पुकारते थे। मैं आपको अपनी कई सालों पुरानी कहानी सुनाना चाहती हूँ। जब मेरे पिताजी जिंदा थे, मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरी माँ तो मेरे जन्म के समय ही मुझे छोड़कर चली गई थी। उसके बाद मुझे मेरे पिताजी ने ही संभाला था। हम लोगों के पास बहुत जारी जमीन ज्यादा हुआ करती थी, जो हमारे पूर्वजों के समय से हमारे पास थी। मेरे पिताजी एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, जिन्होंने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में गया हुआ था। ऐसा नहीं था कि मेरे पिताजी गांव वालों पर हुक्म चलाते थे, बल्कि वह गांव वालों की मदद किया करते थे। गांव का हर इंसान मेरे पिताजी के पास अपने मुद्दे लेकर आता था। पैसे से लेकर गांव के हर आदमी या औरत के हक में मेरे पिताजी सही फैसला लिया करते थे। मेरे पिताजी ने कभी भी अपने फैसले की वजह से किसी को निराश नहीं किया था। मेरे पिताजी को गांव के सारे ही लोग सरदार जी कहा करते थे और उनको पूरे गांव का सरदार माना जाता था। यही वजह थी कि मेरे पिताजी के फैसले के बिना गांव का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। मेरे पिताजी का फैसला पत्थर की लकीर होता था। वह जो भी फैसला करते थे वह गांव और गांव के सारे ही लोगों के लिए बिल्कुल ठीक होता था। मैं जवान हुई तो पिताजी को मेरी शादी की बहुत फिक्र होने लगी थी। हम लोग जिस गांव में रहते थे वहां पर गलत रिवाज वाला माहौल कुछ ज्यादा ही था, लेकिन उस समय मुझे ज्यादा समझ नहीं थी। इसीलिए मुझसे मेरे पिताजी ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया था। मैं अपने घर की समझ से समझदार मेंबर थी, बिल्कुल अपने पिताजी पर गई थी, जबकि तीनों भाई मुझसे उम्र में बड़े थे, लेकिन उन्हें अपने पिता की ताकत का कोई अंदाजा नहीं था और न ही वह हमारे पूर्वजों के रस्म रिवाज के मुताबिक चलना चाहते थे। मेरे गांव के बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ से रिश्ते आने लगे थे और कुछ रिश्ते तो शहर से भी आए हुए थे। मैंने हमारे घर के पूरे माहौल को अच्छी तरह से संभाला हुआ था। पिताजी के बाद पिताजी की गति को उनके बेटों को संभालना था। इसीलिए मेरे तीनों ही भाई बहुत लापरवाह के सबसे बड़े भैया तो घर के और बाहर के मामला और कोई दखलंदाजी करते थे, जबकि दोनों छोटे भाई अपनी यारो दोस्ती में लगे हुए थे। पिताजी को उन दोनों तीनों को बहुत समझाया करते थे, मगर वह बिल्कुल भी नहीं समझते थे।
तीनों ही बहुत गैर जिम्मेदार थे। पिताजी की राजगद्दी की रक्षा वो लोग को अच्छी तरह से नहीं कर सकते थे। मेरे पिताजी चाहते थे कि जिस तरह से उन्होंने गांव को अच्छी तरह से संभाला हुआ है, इसी तरह से उनके बेटे और आगे की पीढ़ी भी कुछ ऐसे ही करें। गांव का माहौल बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहिए। जिस तरह गांव में मेरे पिताजी से सुख शांति फैली हुई थी, इसी तरह से सुख शांति फैली रहे। मगर तीनों भाइयों की तरफ से देखते हुए मेरे पिताजी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि उनको यही लगता था कि एक दिन उनकी बेटी तो शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। बेटे गैर जिम्मेदार है तो फिर उनके बाद कि गद्दी को कौन संभालेगा, कौन गांव के सही सही फैसला करेगा। फिर मेरे पिताजी ने एक निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनको अपनी बेटी की शादी अपने ही घर में किसी से करवा देनी चाहिए। इस तरह उनकी बेटी का गांव से बाहर जाएगी और ना ही घर से बाहर जाएगी, और उनकी गद्दी को भी अच्छी तरह से संभाल लेगी। लेकिन इस बात से तो मैं भी हैरान थी कि घर में आखिर ऐसा कौन था जिससे मेरे पिताजी मेरी शादी करवाना चाहते थे। यह सच्चाई तो मेरे सामने जब खुलकर आई थी, जिस दिन मेरी शादी होने वाली थी। पंडित जी को भी बुलाकर सारे इंतजाम कर लिए गए थे। मुझे भी दुल्हन बनाकर भेज दिया गया था। बस अब रस्म होनी बाकी थी। मुझे दुल्हन बनाकर मंडप में लाया गया था। मंडप हमारे घर के आगे बाग में बना हुआ था। मुझे बाग में लाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी शादी किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि आम के पेड़ के साथ कर दी गई है, जो कि हमारे ही घर के बगीचे में मौजूद था। ये खबर सुनकर मैं दंग रह गई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि पिताजी मेरी शादी एक आम के पेड़ के साथ करवा रहे हैं। मैंने पिताजी से इस बात की शिकायत की और उनसे कहा कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अपनी बेटी के साथ तो वह कहने लगे, बेटी बुरा मत मानना, यह हमारे गांव की बहुत पुरानी रीत रह चुकी है। जो लोग अपनी बेटियों से जुदा नहीं होना चाहते और अपनी बेटियों को घर में ही रखना चाहते हैं, वह इसी तरह से अपनी बेटियों की शादी अपने घर में बने हुए कीपैड से करवाते हैं, जो सबसे ज्यादा फल देता हो। यह हमारे बगीचे का एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ज्यादा आम देता है, इसलिए हम तुम्हारी शादी इसके साथ करवा रहे हैं। इसके साथ शादी करने से तुम्हारी जिंदगी खुशहाल रहेगी। तुम इस घर में रहोगी और यह भी जानते हैं कि तुम हमारी गद्दी संभालने के लिए एक अच्छी और समझदार सरदार नहीं हो। अपने पिता सरदार की जगह तुम लोग और इस गद्दी को संभालोगे। मैंने कहा, पिताजी, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं आपकी जगह नहीं ले सकती। पिताजी कहने लगे, तुम जानती हो ना, तुम्हारे तीनों भाई कितने लापरवाह हैं। मैं उन्हें अपनी जगह नहीं देना चाहता, जो कि हमारे पूर्वजों के समय से चलती आ रही है। तुम्हारे भाई तो कुछ नहीं जानते, उनको तो यह भी नहीं पता कि राम के फैसले किस तरह से करने हैं। ये काम भी उनके बस की बात नहीं है। मैंने देखा है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह समझदार हो। तुम मेरी गद्दी को बेहतर संभाल सकती हो। इस गांव को और मुझे तुम्हारा तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम इस गांव का विकास करके रहोगी। मेरे बाद तुम्हारे मेरे गांव को संभालोगे। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी, अभी तो आप इस गांव और गद्दी को संभालने के लिए हो। फिर अब आप मेरी शादी पेड़ के साथ करवाने के बाद मुझे यह गद्दी क्यों सौंप रहे हैं? पिताजी कहने लगे, बेटा, मेरी उम्र काफी हो चुकी है। पता नहीं मैं कब इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन जाने से पहले तुझे यह काम करना बहुत जरूरी है। तुम मुझसे वादा करो, तुम गांव के हर इंसान की मदद करोगी, गांव का विकास करोगी। तुम्हारे फैसले से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तुम्हारा फैसला गांव के हर इंसान के लिए कैसा फैसला होगा, जिससे लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। गांव का हर इंसान खुश रहे, उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, हमारे काम में खुशहाली आए। पिताजी ने कहा, मुझसे वादा करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने भी अपने पिताजी से उनका वादा पूरा करने के लिए वादा किया हुआ था कि मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगी। इस गांव के सभी लोगों को जिस तरह आपसे फायदा हुआ है, इसी तरह आपकी बेटी छोटी सरदारनी से भी फायदा होगा। अपने पिताजी के कहने के मुताबिक मैंने पेड़ के साथ शादी कर ली थी। सारी रस्में हो चुकी थी और अब तो मैं, जो इस घर में कभी इस घर की बेटी हुआ करती थी, अब इस घर की बेटी होने के साथ साथ यहाँ की बहू की बन गई थी। मेरा रिश्ता पेड़ के साथ जुड़ गया था। जब तक मेरे पिता ने जिंदा रहे, उन्होंने गांव की सारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभाला था। लेकिन अब वह बीमार रहने लगे थे
और उन्हें गांव के लोगों की बहुत फिक्र होने लगी थी। मैंने उन्हें समझाया था कि सब कुछ ठीक होगा, आपकी फिक्र ना करें। मैं अपने पिताजी का बहुत ख्याल रखती थी, मगर पिताजी भी वह नहीं बच सके। मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी जमीन चाहता था, हम चारों भाई बहन के हवाले कर दी थी। हम चारों में बराबरी का हिसाब अर्थ चुका था। जमीन और कुछ पिताजी की हवेलियां भी थीं, जो पिताजी भरने से पहले हम लोगों के नाम कर गए थे। मगर जिस हवेली में हम सब लोग रहते थे, यह हवेली पिताजी ने सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की थी। वह चाहते थे कि मैं इस हवेली से कभी ना जाऊं, इसलिए उन्होंने मेरी शादी करके पेड़ से करवा दी थी, जिसके संबंध में यह रहकर मैं इस घर में कहीं नहीं ना जा सकती। सुबह शाम में उस पेड़ के पास जाकर वक्त गुजारा करती थी, क्योंकि वह मेरा पति था। एक दिन ऐसा हुआ कि पिताजी हम सब लोगों को इस दुनिया से छोड़कर चले गए। पिताजी की मौत पर सबसे ज्यादा अफसोस मुझे हुआ करता था, क्योंकि मैं अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। मेरे तीनों भाई बहन अपनी जिंदगी में मग्न रहते थे, उन्हें पिताजी के मरने से कोई फायदा नहीं था। मेरे साथ साथ पूरे गांव ने मेरे पिताजी की मौत का सोच मनाया था। सभी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि सभी लोग यह बात अच्छी तरीके से जानते थे कि मेरे पिताजी ने हमेशा उन लोगों के साथ अच्छा ही शुरू किया है। कभी किसी के साथ ना तो गलत किया था, ना ही होने दिया था। उनके होते हुए गांव में कभी कोई परेशानी नहीं आई थी। इस बात का ऐलान मरने से पहले ही कर चुके थे। उसके बाद उनकी गद्दी को उनकी बेटी संभालेगी। इसी पिताजी के मरने के बाद लोगों ने मुझे उस गद्दी पर बैठने के लिए कहा था। पिताजी की जगह पर मैं उनकी गद्दी पर बैठ गई और गांव की सारी जिम्मेदारी मैंने अपने हाथों में ले ली थी। गांव की हर अच्छे बुरे फैसले में ही किया करती थी। मैं जिस रास्ते से गुजरती थी, गांव के लोग छोटी सरदारनी की जय हो कहकर नारी लगाया करते थे। जितना प्यार उन लोगों ने मेरे पिताजी को दिया था, उससे कई गुना ज्यादा प्यार वह लोग मुझे दिया करते थे। मैं यह चाहती थी कि मैं अपने पिताजी की इज्जत को हमेशा बनाए रखो, इसलिए मैंने गांव के लोगों की पिताजी की ही तरह मदद करनी शुरू कर दी थी। गांव में जो भी परेशानी होती, लोग मेरे पास आते। मेरे पास एक लड़की आई थी जिसकी उम्र 17 साल थी। वह अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता उसकी जबरदस्ती शादी करना चाहते थे। एक लड़के के साथ तय कर दिया था रिश्ता। वह लड़की जब मेरे पास आई हो तो बुरी तरह से रो रही थी और मेरे पैरों में गिरकर कहने लगी, छोटी सरदारनी, मेरे साथ इंसाफ करो। मेरे पिताजी और माँ जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। हमारे गांव में 5 कक्षा तक पढ़ चुकी हो। 5 कक्षा पूरी होने के बाद इन लोगों ने मुझे घर में बैठा लिया। प्लीज मेरी शादी मत होने दो। मैं शिक्षा हासिल करके किसी काबिल बनना चाहती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि वह अपनी शिक्षा के लिए इतनी सीरियस थी। फिर मैंने सोचा कि हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं है। ये लड़की पढ़ने की डिमांड कर रही है, तो और भी लड़कियों के दिल में शिक्षा हासिल करने की चाहत होगी। मैं तो शिक्षा हासिल नहीं कर सकी, लेकिन मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं गांव में एक स्कूल बनाऊंगी, जहां से ये लड़कियां पढ़ाई पूरी करेंगी। मैं इस लड़की के माता पिता को बुलाकर उनसे कहा करूंगी, इस लड़की की शादी तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि यह नहीं चाहती। जब आपकी बेटी शिक्षा हासिल करना चाहती है तो आप जबरदस्ती शादी क्यों करवा रहे हो? जब लड़की के पिता ने कहा, छोटी सरदारनी, आपको नहीं पता, लड़कियों की कम उम्र में शादी कर देनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा। हमारे गांव की ये रीत है, कम उम्र की बेटियों को ब्याह देना। मैंने कहा, लेकिन मैं इस रीत को बदलना चाहती हूँ। बेटियों को अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। उन्हें उनके फैसले खुद करने दो। जो लड़कियां शादी नहीं करना चाहती, जो पढ़ लिख कर किसी काबिल बनना चाहती हैं, मैं उन्हें इस सपने को पूरा सहयोग दूंगी। मैंने गांव में 2 सरकारी स्कूल बनाने का ऐलान कर दिया था और शहर से बड़े बड़े इंजीनियर और आर्किटेक्चर को बुलाया गया था, जो हमारे गांव में पड़ी हुई ज़मीनों पर बड़े बड़े स्कूल बना सकें। मैंने गांव की सड़कों को साफ़ किया था, जो बहुत ख़राब हो रही थी। मैंने उनको भी ठीक करवाया। मुझे जैसे तैसे अपने गांव का विकास करना था। गांव की बिजली बहुत ख़राब थी, इसलिए मैंने शहर के कुछ लोगों के साथ मीटिंग करके अपने गांव में 24 घंटे बिजली की फैसिलिटी का इंतज़ाम करने का फ़ैसला किया।
गांव वालों को पूरी पूरी उम्मीद थी कि मैं उनके वादे पूरे कर दूंगी। गांव में मैंने पूरी तरीके से पानी की व्यवस्था की। लोगों के घरों में पानी की फिटिंग करवाई गई, बिजली की भी व्यवस्था की गई और नाले और सड़कों को भी ठीक करवाया गया। किसानों को मैंने खेती करने के लिए कम ब्याज पर कर्ज दिया था। इस तरह किसान गांव में खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर रहे थे। मैंने गांव में अस्पताल भी बनवाने का बंदोबस्त किया था, क्योंकि गांव के लोगों का अपना इलाज करवाने के लिए शहर जाना पड़ता था, और गांव से शहर जाने में उन लोगों को बहुत सारा वक्त जाया करता था। इसके साथ साथ उनके ढेर सारे पैसे भी किराए में खर्च हो जाते थे। मैं गांव में सिर्फ जाती थी ताकि यहाँ के लोगों का मुफ्त इलाज हो सके। एक साथ मैंने काफी सारे काम कर दिए थे, जिससे गांव वाले बहुत खुश हुए थे, क्योंकि गांव में बहुत सारी फैसिलिटी मौजूद हो गई थी। गांव वालों को मुझसे ऐसी ही उम्मीद थी कि हमारे गांव में कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। मैंने यह नियम भी बदल कर रख दिया था। खैर, ऐसे ही दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि जिस पेड़ के साथ मेरी शादी हुई थी, वह बिल्कुल सड़ चुका था। उसके पत्ते सूख चुके थे, बिल्कुल पतझड़ की तरह हो गया था, और उसकी डाल डाल बाकी रही थी। पेड़ सूखने की वजह से उसकी डाली टूट टूट कर नीचे गिरने लगी, और वो एक दिन वह पेड़ भी नीचे गिर गया। अब सारे गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो गए और शोक मनाने लगे। सब लोग रोने लगी और कहने लगे कि हमारी छोटी सरदारनी के पति का मौत हो गया है। मुझे भी काफी दुख हो रहा था, इसलिए सब लोगों ने उस पेड़ को जला दिया और मुझसे मेरी गद्दी छीन ली और मेरे भाइयों को दे दी। मैंने गांव वालों के लिए क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन उन लोगों ने तो वह पेड़ गिरते ही सपना सारा तजुर्बा बदल लिया था। अब मेरे छोटे भाई को गद्दी पर बैठा दिया था। वह बस बिल्कुल निकलना निठल्ला ही बैठा रहता था। ना कुछ काम करता था, ना कुछ और, ना ही किसी की मदद करता था। लेकिन फिर भी गांव वाले उसकी वाह वाह करते थे और मुझे विधवा कहकर पुकारते थे। अब तो उन लोगों ने मेरा मुंडन करवा दिया और मुझे सफेद साड़ी पहनाकर घर के अंदर रखते थे और कहते थे कि सभी के घरों का काम करो, क्योंकि दरअसल हमारे गांव में रिवाज थी कि अगर कोई औरत विधवा हो जाती थी तो उसके सर का मुंडन करवा दिया जाता था और उसे सफेद साड़ी पहनाकर गांव के सभी घरों में काम करने के लिए जाना पड़ता था। हमारे गांव में पूरे 50 गए थे। उन 50 घरों में मैं बारी बारी काम करने के लिए जाती थी। अगर मैं गलती से भी किसी आदमी को छू लेती थी तो मेरी कोड़े से पिटाई कर दी जाती थी। एक रोज मैं किसी घर में पोछा लगा रही थी तो उस घर के मर्द को पानी का गिलास देते हुए उसके हाथ के हाथ लग गया, तो फिर मेरी कोड़ों से पिटाई होने लग गई। ये सब अब रोजाना होने लगा था। जब तक वह पेड़ था तब तक मेरी वाह वाह होती थी। सब लोग मुझे छोटी सरदारनी की जय कहकर पुकारते थे और मैं लोगों के लिए इतना कुछ करती थी। लेकिन वह पेड़ गिरते ही सब लोगों ने मुझे भी दुआ बना दिया और मुंडन करवाकर सफेद साड़ी पहनाकर लोगों के घरों में काम करवाना शुरू कर दिया। और किसी मर्द को गलती से भी छू ले तो उसकी पिटाई होती थी। ये सब मेरे साथ हो रहा था। पिछले 1 साल से मैं ये जुर्म सहन कर रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन इन लोगों को तो जरा भी मुझ पर दया नहीं आती, जो मुझे बेरहमी की तरह पीटते रहते हैं। और मेरा भाई जो गदी पर तो बैठा था, लेकिन गांव के विकास के लिए कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि बैठा पैसे खा रहा था। अगर उसके पास कोई मदद के लिए आता था तो वह उसे दुत्कार कर वहां से भेज देता था। फिर भी गांव वालों को अक्ल नहीं आ रही थी। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है और पिता भी नहीं है। मुझसे जितना होता था मैंने इस गांव के विकास के लिए किया, सब लोगों के लिए किया। लेकिन यह दुनिया सिर्फ मतलबी है और अपनी गंदी सोच के अंदर पीसी हुई है। एक पेड़ गिर गया तो मुझे विधवा बनाकर इन लोगों ने मेरे साथ जो सलूक किया वह अच्छा नहीं था। अब मुझे कोई डर नहीं रहा। मैं रात का समय होते ही वहां से भागने निकली और शहर में आकर बस गई। वहां पर आकर मैंने अपने बाल लंबे किए और एक पार्लर का काम शुरू किया और पैसे कमाने लगे। उसी पार्लर में एक जेंट्स भी काम करता था जो काफी हैंडसम था और अच्छा था। मैंने अपनी स्टोरी उसे सारी सुनाई तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और उसने मुझे प्रपोज कर डाला। फिर हम दोनों ने शादी कर ली और हमारे 2 बच्चे भी हो गए। अब हम लोग अपनी जिंदगी खुशहाली से जी रहे थे।
एक रोज जब हम गांव में देखने के लिए आए तो मैंने देखा कि मेरे भाई ने गांव में सब कुछ बेच डाला और खुद अय्याशी करता रहता है। गांव के लोग दर दर भटकते रहते हैं। उन लोगों ने मेरे भाई को सारा कुछ सौंप कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन मैं उन लोगों के सामने नहीं गई और सीधा सारा माहौल देखकर वापस आ गई। मुझे दुख तो बहुत हो रहा था कि मेरे पिताजी ने कितना अच्छा साम्राज्य खड़ा किया था और उसे साम्राज्य को मैंने भी आगे बढ़ाया था और लोगों की कितनी मदद की थी, लेकिन इन लोगों ने को मदद तो रास ही नहीं आई और मेरे साथ इन लोगों ने ऐसा सुलूक कर दिया और अब खुद ही इस चीज को भोग रहे हैं। खैर, मैं अपनी जिंदगी में खुश थी, लेकिन मुझे हर रोज यह अफसोस रहता था कि न जाने लोगों के मन को क्या हो जाता है। अच्छाई को वह नहीं देखते, बल्कि बुराई को ही देखते हैं। धन्यवाद।